सो गाइस, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एमएक्स लाइव में और वेरी गुड इवनिंग टू एवरीवन। आज का हमारा जो सेशन होने वाला है थिन शेल के ऊपर होने वाला है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं यार आज का सेशन मजेदार। सो गाइज, वी आर ऑन द न्यू चैप्टर एंड दिस चैप्टर इज थिन शेल्स। ठीक है, सो आज हम अपने नए चैप्टर पे आ रहे हैं। बाकी सारे स्टूडेंट कहाँ चलेगा यार? आई होप आप लोग को मैसेज तो आ गया होगा ना यार। अपने फोन के मैसेज में देखिए, मैसेज आया है आप लोग को? चलो धीरे धीरे स्टूडेंट जुड़ते जा रहे हैं, बहुत बढ़िया यार, वेरी गुड। चलो आज हमारा जो नया टॉपिक, हमारा नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, दैट इज थिन शेल्स। वेरी गुड इवनिंग भाई विशाल, सुल्तान, नूर आलम, वेरी गुड इवनिंग। सो आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज थिन शेल्स। थिन शेल्स, ये हमारा नया टॉपिक है। देखते हैं इस टॉपिक में क्या क्या है, क्या क्या कंटेंट अपने को प्रिपेयर करना है। और हम लोग बहुत ही बढ़िया तरीके से आगे बढ़ रहे हैं यार। ठीक है, हम एक चैप्टर पूरा कवर कर रहे हैं, उसके ऊपर 15 से 20 बढ़िया से बढ़िया क्वेश्चन कर रहे हैं, ताकि आप टेस्ट जब देते हो ना यार, आप रिवाइज करते हो। और जब सॉल्यूशन आपको नहीं पता है तो आप दिमाग लगाते हो, क्या चीजें थी आप रिकॉल करते हो। सो इस तरीके से जब आप लर्निंग करते हो तो बहुत ही इफेक्टिव लर्निंग होती है और बहुत अच्छी तरीके से आपकी तैयारी भी होती है। ठीक है, सो हम स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में बहुत अच्छी तरीके से आगे बढ़ रहे हैं दोस्तों। इसी तरीके से हम सारे चैप्टर कवर करते चले जाएंगे। इसके बाद मैं शियर फोर्स बेंडिंग मोमेंट डायग्राम पढ़ाऊंगा। ठीक है, फिर टॉर्जन, शियर, ठीक है, फिर उसके बाद मैं कॉलम्स पढ़ाऊंगा। तो मतलब इसी तरीके से हम लोग आगे बढ़ते चले जाएंगे और सून विल कंप्लीट दी स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। तो स्पीड भी हमारी ठीक चल रही है, हम लोग जितना पढ़ रहे हैं इफेक्टिव पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छी तरीके से पढ़ रहे हैं। सो थिन शेल्स करते हैं हम लोग। क्लियर है? चलो आगे बढ़े। आई होप रेडी है आप लोग। आप लोगों ने आई होप कि हेडिंग डाल दी होगी। थिन शेल्स पढ़ते हैं क्या होता है। ठीक है, देखिए थिन शेल क्या होता है, मैं एक डायग्राम बना के दिखाता हूं आपको। जैसे फॉर एग्जांपल, गुड इवनिंग प्रियंका, गुड इवनिंग प्रणाली। चलो, तो मैंने क्या किया, आप एक बिस्लरी की बोतल लीजिए और उसे काट दीजिए। बिस्लरी की बोतल अगर आप काटेंगे तो आपको क्रॉस सेक्शन कैसा दिखेगा? तो ये सर्कल बन जाए, मेरे से सर्कल बन जाए। रुको 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 रुको, यहां पर चलिए देखो, थिन शेल अब हम दिखाते हैं। देखिए ठीक है, देखो आई होप इससे सही समझ में आ जाएगा। चलो देखो, इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। इसमें हम पंगा नहीं लेते हैं यार, इसको हटा ही देते हैं। चलो देखो, थिन शेल क्या होता है, जैसे मैं डायग्राम बना, सर्कल इमेजिन कर लेना यार इसे आप लोग। बिस्लेरी की बोतल आपने काटी तो देखो क्या चीज है, आपको ये थिन प्लास्टिक की आपको क्या दिखेगा, ये सर्कल आपको दिखेगा। ये बोतल का क्या है, अब देखो ये चीज क्या है, बोतल का डायामीटर है। बोतल का डायामीटर है एंड दिस इज द थिकनेस, दिस इज द थिकनेस ऑफ द बोतल। ठीक है, अब देखो क्या होता है, थिन शेल इज अ कंटेनर विच कंटेन्स फ्लूइड अंडर प्रेशर। तो अब हम क्या करेंगे, वो सारे के सारे क्या कहते हैं, अब हम एक सारे के सारे स्ट्रक्चर देखेंगे जिसमें क्या चीज है, फ्लूइड अंडर प्रेशर है। ठीक है, सो थिन शेल क्या होते हैं, थिन शेल इज अ कंटेनर विच कैरीज fluid under pressure, fluid under pressure। ठीक है, सो देखो इसका मतलब क्या होगा, इसके अंदर सारा का सारा फ्लूइड होगा, सारा का सारा फ्लूइड होगा। तो फ्लूइड क्या करेगा, इस बाउंड्रीज पे प्रेशर क्रिएट करेगा। अगर बॉटल में, पूरी की पूरी बॉटल में अगर आपने पानी भरा हुआ है, ठीक है, सो फ्लूइड विल एक्सर्ट प्रेशर ऑन द बाउंड्रीज ऑफ द ये शेल्स, दिस कंटेनर। ठीक है, और अगर डायामीटर, इफ डायामीटर ऑफ द शेल, इफ डायामीटर ऑफ द कंटेनर टू द थिकनेस ऑफ द कंटेनर, अगर ये रेशियो ग्रेटर देन इक्वल टू 20 होता है, देन दिस शेल इज नोन एज द थिन शेल, देन सच शेल इज नोन एज द थिन शेल।
ठीक है, तो पहला पॉइंट हमने क्या देखा, अगर डायामीटर ऑफ द शेल टू द थिकनेस ऑफ द शेल, इसका रेशियो अगर आपका 20 से बड़ा है, देन दैट शेल इज नोन एज द थिन शेल, देन दैट शेल इज नोन एज द थिन शेल। मतलब क्या चीज हो गया, 20 का मतलब क्या हो गया, बड़ी वैल्यू कब आएगी, जब देखो बहुत ध्यान से, थिकनेस जो आपकी है, थिकनेस बहुत कम हो, ठीक है, थिकनेस बहुत कम हो, डायामीटर बहुत बड़ा हो, डिनोमिनेटर कम हो, डायामीटर आपका बहुत बड़ा हो, तो ऐसा क्या होगा, ऐसे शेल क्या होंगे, थिन शेल होंगे। मतलब थिकनेस बहुत पतला है। फॉर एग्जांपल, अब प्रैक्टिकल एग्जांपल अगर मैं आपको बताऊं, प्रैक्टिकल एग्जांपल ऑफ थिन शेल क्या होते हैं, आपने क्या देखा है, सॉफ्ट ड्रिंक कैन देखें, सॉफ्ट ड्रिंक कैन, सॉफ्ट ड्रिंक कैन क्या होते हैं, देखो उनका डायमीटर बड़ा होता है, बट देखो उनकी थिकनेस बहुत कम होती है कि नहीं होती है। सो वो जब उनके अंदर फ्लूइड भरा होगा, जब उसके अंदर कोल्ड ड्रिंक भरी होगी, सॉफ्ट ड्रिंक भरा होगा, तो वो कैसे बिहेव करेगा, उनका मटेरियल, वो अब हमें इस चैप्टर में देखना है। ठीक है, सॉफ्ट ड्रिंक कैन हो गया, बिस्लेरी वाटर बॉटल, वाटर बॉटल जो आपकी है, ठीक है, बिस्लेरी तो मैंने एक एग्जांपल ले लिया मिनरल वाटर का, वाटर बॉटल, वाटर बॉटल इज ऑल्सो अ थिन शेल। यस, डी इज द इनर डायमीटर। देखो जनरली क्या करते हैं, ठीक है, इनर डायमीटर ही हम लेते हैं। देखो स्टैंडर्ड बुक्स क्या करती हैं, डी इनर डायमीटर होता है, इनर डायमीटर। क्या रीजन होता है इनर डायमीटर यूज करने का, देखो विशाल, इनर डायमीटर हम क्यों यूज करते हैं, रीजन क्या होता है इनर डायमीटर यूज करने का, बिकॉज द प्रेशर ऑफ द फ्लूइड इज एक्टिंग ऑन द इनर डायमीटर। वाई इनर डायमीटर इज टेकन, वाई इनर डायमीटर इज टेकन, ठीक है, वाई इनर डायमीटर, बिकॉज फ्लूइड प्रेशर इज एक्टिंग ऑन द इनर डायमीटर। ये आप लिख लीजिए, हम इसमें इनर डायमीटर ही क्यों लेते हैं, ठीक है, जब भी हम कभी एनालिसिस करेंगे थिन शेल की, हम इनर डायमीटर लेंगे। रीजन इसका क्या होता है, बिकॉज प्रेशर इज एक्टिंग ऑन द इनर डायमीटर। रीजन क्या है, प्रेशर एक्टिंग ऑन, प्रेशर एक्टिंग ऑन इनर डायमीटर, प्रेशर एक्टिंग ऑन इनर डायमीटर। आई होप ये समझ में आया आपको। तो जब भी किसी शेल की थिकनेस बहुत कम होगी, उसका डायमीटर बहुत बड़ा होगा, ठीक है। अब देखो बहुत ध्यान से, एक एग्जांपल यहां पर मैं लेता हूं, देखो एक एग्जांपल लेता हूं, ठीक है, गन बैरल, गन बैरल, देखो गन बैरल क्या होती है, ये एक थिक सिलेंडर होता है, ये थिन शेल नहीं होता, ये थिक शेल होता है। क्योंकि आप बहुत ध्यान से देखिए, अगर गन बैरल का थिकनेस बहुत कम होगा, अगर गन बैरल्स का थिकनेस बहुत कम होगा, तो क्या चीज हो जाएगा, ठीक है, जब भी कभी हम बुलेट हिट करेंगे तो क्या होगा, ये बर्स्ट कर जाएगा। अगर ये थिकनेस बहुत कम हुई तो ये बर्स्ट कर जाएगा। इफ थिकनेस इज लेस, सो इट विल बर्स्ट, इट विल बर्स्ट, ठीक है। तो गन बैरल इज नॉट अ थिक कंटेनर, इट इज अ थिक, इट इज नॉट अ थिन कंटेनर, इट इज अ थिक सिलेंडर। तो गन बैरल इज अ थिक सिलेंडर। तो गन बैरल क्या है, एक थिन सिलेंडर है, थिक सिलेंडर है, सॉरी, THICK, थिक सिलेंडर। गन बैरल इज अ थिक सिलेंडर। वाई, इसका रीजन मैंने आपको बता दिया, अगर थिकनेस बहुत कम होगी तो इट विल बर्स्ट, इट विल बर्स्ट। क्लियर हो गया। क्लियर हो गई ये वाली बात, ठीक है। अब देखो बहुत ध्यान से, बहुत ध्यान से देखिए, अब जब भी कभी एक कंटेनर में फ्लूइड होता है, द कंटेनर मटेरियल इज एक्टेड अपॉन 3 स्ट्रेसेस, उस मटेरियल पे 3 स्ट्रेसेस लगते हैं। ये मैं आपको बता देता हूं, देखिए क्या चीज है। नेक्स्ट पॉइंट हमने क्या लिखना है, वेन एवर सिलेंडर इज सब्जेक्टेड टू इंटरनल प्रेशर, ठीक है, जब भी कभी एक जो आपने कंटेनर लिया है उसमें फ्लूइड होता है, द कंटेनर इज सब्जेक्टेड टू 3 टाइप ऑफ स्ट्रेसेस। कौन कौन से होते हैं, यही हमें देखना होता है। देखिए देखिए, वेन एवर सिलेंडर सब्जेक्टेड टू, whenever cylinder subjected to internal pressure, whenever cylinder subjected to internal pressure, ठीक है, wall of cylinder, wall of cylinder, ठीक है, subjected to 3 type of stresses, 3 type of stresses। कौन कौन से स्ट्रेसेस होते हैं, इन्हें हमें अब डिटेल में देखना है। कौन कौन से स्ट्रेस होते हैं, मैं यहां पर इस कलर से लिख देता हूं। एक तो होता है आपका लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। दूसरा आपका क्या होता है, सरकमफ्रेंशियल और हुप स्ट्रेस, सरकमफ्रेंशियल, सरकमफ्रेंशियल और हुप स्ट्रेस,
हूप स्ट्रेस। तीसरा जो आपका आता है रेडियल स्ट्रेस, रेडियल स्ट्रेस। तो जब भी किसी सिलेंडर में आपने क्या किया, फ्लूइड भरा, दैट फ्लूइड एक्सर्ट्स द प्रेशर ऑन द वॉल ऑफ द सिलेंडर एंड बिकॉज ऑफ दैट द मटेरियल, जो अभी आपका कंटेनर का मटेरियल, दैट इज एक्टेड अपॉन द थ्री स्ट्रेस। उसमें तीन स्ट्रेसेस आएंगे, कौन कौन से? लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, सर्कमफ्रेंशियल स्ट्रेस और रेडियल स्ट्रेस। क्लियर हो गई ये वाली बात? एक मिनट रुकिएगा। क्लियर हुआ दोस्तों? ठीक है, सो इट इज, अब इन्हें अभी हम डिटेल में देखना है। तो आप यहां पर अपनी लैंग्वेज में एक पॉइंट लिख लीजिए कि अमंग दीज थ्री, रेडियल स्ट्रेस जो होता है बहुत ही छोटा होता है। रेडियल स्ट्रेस की वैल्यू बहुत छोटी होती है, इसे हम नेग्लेक्ट कर देते हैं। क्यों नेग्लेक्ट करते हैं, इसका रीजन मैं अभी आपको समझाऊंगा। ठीक है, इन तीनों वैल्यूज में से रेडियल स्ट्रेस की जो वैल्यू होती है सबसे कम होती है और इसे हम नेग्लेक्ट कर देते हैं। क्यों होती है, इसका रीजन अभी हम समझेंगे। ठीक है, अब देखो बहुत ध्यान से देखिए, बहुत ध्यान से देखिए। ठीक है, देखो नेक्स्ट पॉइंट हमें क्या बताना है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या बताना है, जैसे आपने वाटर बॉटल ली, फॉर एग्जांपल ये एक वाटर बॉटल है। ठीक है, ये वाटर बॉटल है आपकी। ठीक है, इसमें आपने क्या कर दिया, पानी भर दिया। बॉटल का कैप बंद है, ठीक है, यहां से एंड बंद है, कैप बंद है, इसमें पानी भरा हुआ है, इसमें पूरा का पूरा पानी भरा हुआ है। ठीक है, इसमें पूरा पानी भरा है। तो इसे पानी इमेजिन करिएगा, पानी इमेजिन नहीं, आप ये समझ लीजिएगा, जूस मान लें, खून मत मानना भाई, इसे समझ लेना कि ये पानी भरा हुआ है, इसके अंदर खून नहीं है, पानी है ये। या जूस मान लो तुम, ये अनार का जूस है। ठीक है, चलो देखो बहुत ध्यान से, ये मैंने बना दिया। ठीक है, आपने क्या किया, कोई ये क्रॉस सेक्शन काटा, ये क्रॉस सेक्शन काटा यहां पर, ये क्रॉस सेक्शन काटा। ठीक है, क्रॉस सेक्शन जब आपने काटा तो मैंने ये क्रॉस सेक्शन यहां पर दिखा दिया। देखो बॉटल का क्रॉस सेक्शन ये है, बॉटल का क्रॉस सेक्शन ये है। अब देखो बहुत ध्यान से, ठीक है, अंदर जो पानी है, जो ये आपका जूस है, ये क्या कर रहा है, पूरी की पूरी डायामीटर में, पूरी की पूरी इंटरनल डायामीटर में क्या कर रहा है, प्रेशर लगा रहा होगा कि नहीं लगा रहा होगा। सो इट इज एक्टेड अपॉन दी प्रेशर, ये प्रेशर लग रहा है। अब बाहर से क्या चीज है, ये जो प्रेशर लग रहा है ये क्या है, ये एब्सोल्यूट प्रेशर है। एब्सोल्यूट प्रेशर का मतलब क्या होता है, पी एब्सोल्यूट। पी एब्सोल्यूट का मतलब क्या हो गया, एब्सोल्यूट का प्रेशर, एब्सोल्यूट प्रेशर का मतलब कि अगर आप क्या करते हो, प्रेशर को मेजर करते हो, देखो बहुत ध्यान से, अगर आप प्रेशर मेजर करते हो जीरो लेवल से, ये जीरो लेवल है, जीरो लेवल से मेजर करते हो, सो एटमॉस्फेयर जितना प्रेशर लगाता है उसे हम बोलते हैं पी एटमॉस्फेरिक प्रेशर। पी एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज्यादा अगर प्रेशर होता है तो इसे हम बोलते हैं एब्सोल्यूट प्रेशर। जीरो लेवल से जो भी मेजर करते हैं, प्रेशर मोर देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज नोन एज द एब्सोल्यूट प्रेशर, एब्सोल्यूट प्रेशर। ठीक है, और ये जो प्रेशर होता है इसे बोलते हैं गेज प्रेशर, इसे बोलते हैं गेज प्रेशर। एब्सोल्यूट प्रेशर इज इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्लस गेज। एटमॉस्फेयर से कितना ज्यादा प्रेशर इसमें है, फॉर एग्जांपल बाहर से क्या है, बाहर से आपका क्या है, एटमॉस्फेयर प्रेशर लगा रहा है 1011325 पास्कल, होता है कि नहीं होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। बाहर से बॉटल पे पी एटीएम लग रहा है, ठीक है, और अंदर से पी एब्सोल्यूट लग रहा है। पी एब्सोल्यूट कितना है भाई, देखो अगर मैं इंटरफेस देखूं, इस इंटरफेस में अंदर से कितना प्रेशर है, पी एब्सोल्यूट। पी एब्सोल्यूट क्या होता है, पी एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस पी गेज प्रेशर, पी गेज प्रेशर, यही तो होता है। और बाहर से आपका क्या लग रहा है, पी एटीएम लग रहा है, पी एटीएम। तो इसका मतलब क्या हो गया, पी एटीएम तो अपने आप को कैंसिल आउट कर देगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, जब भी हम कभी थिन शेल्स की स्टडी करेंगे, द प्रेशर विल टेक इज द गेज प्रेशर। तो जब भी हम कभी स्ट्रेसेस कैलकुलेट करेंगे, द प्रेशर, द फ्लूइड प्रेशर टेकन हियर इज द गेज प्रेशर। बात समझ में आ गई। तो when we calculate stresses, the pressure taken for calculation is gauge pressure, is
गेज प्रेशर। समझ में आया आपको? इज गेज प्रेशर। समझ में आ गया ये चीज? तो जब भी हम कभी एनालिसिस करेंगे, सो दैट प्रेशर, जो भी हम प्रेशर लेंगे वो गेज प्रेशर होगा। प्रेशर मोर देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर। कितना प्रेशर है एटमॉस्फेयर से ज्यादा? इसको मैं अगर और डिजिट से समझाऊं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर लेट अस सपोज मान लेते हैं 10 यूनिट, 10 यूनिट, और इस बॉटल के अंदर जो फ्लूइड प्रेशर लगा रहा है लेट अस सपोज 20 यूनिट लगा रहा है। मतलब क्या हो गया? एटमॉस्फेयर से कितना ज्यादा है? 30 यूनिट मान लेते हैं, 30 यूनिट, मतलब एटमॉस्फेयर से कितना ज्यादा है? 20 यूनिट। तो जो मैं प्रेशर लूंगा वो कितना लूंगा? 20 यूनिट्स लूंगा, 20 यूनिट लूंगा। बात समझ में आ गई? तो ये 10 यूनिट्स है, ये कितना है? 10 प्लस 20, तो इसका मतलब क्या हो गया? 10 से 10 क्या हो जाएंगे? इक्वलाइज कर देंगे। तो प्रेशर हियर विल टेक इज दी प्रेशर हियर विल टेक एज दी एब्सोल्यूट प्रेशर, वो गेज प्रेशर। ये पॉइंट समझ में आया सबको? तो फ्लूइड मैकेनिक्स जब मैं आपको बताऊंगा ना, ये सारे टर्म बहुत डिटेल में समझाऊंगा। एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है, गेज प्रेशर क्या होता है, एब्सोल्यूट प्रेशर क्या होता है, वैक्यूम प्रेशर क्या होता है, ये जब मैं आपको फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ाऊंगा तो वहां पर डिटेल में समझा दूंगा। अभी के लिए ये समझ में आया? जल्दी बताइए। ठीक है, अब देखो बहुत ध्यान से, बहुत ध्यान से नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। ठीक है, सो गेज प्रेशर अब हम लेंगे, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। चलो देखो, बहुत ध्यान से देखिए, ये मेरा थिन शेल है, थिन सिलेंडर है। क्लियर? थिन सिलेंडर है ये, ठीक है ना? अब देखो बहुत ध्यान से, मैंने क्या किया, और इसके अंदर फ्लूइड है, वो फ्लूइड क्या कर रहा है? इसकी बाउंड्रीज पे क्या कर रहा है? प्रेशर लगा रहा है, इसकी बाउंड्रीज पे प्रेशर लगा रहा है। ठीक है, मैंने क्या किया? एक क्रॉस सेक्शन काटा यहां पर, ये एक क्रॉस सेक्शन काटा। इसको एनालाइज करता हूं मैं। ये जो क्रॉस सेक्शन काट रहा हूं, देखो बहुत ध्यान से, बहुत ध्यान से देखिए, ये बॉटल का मैंने एक सेक्शन काटा, एक सेक्शन काटा। ठीक है, एक सेक्शन मैंने ये काट लिया। देखो इस चैप्टर में थोड़ा सा आपको इमेजिन करना पड़ेगा। ये सिलेंडर का मैंने टॉप पोर्शन काट लिया, ऐसे ही एक बॉटम पोर्शन भी होगा, एक बॉटम पोर्शन भी है। ठीक है, बॉटल का एक बॉटम पोर्शन भी है, वो ये है। ठीक है, एक बॉटम पोर्शन है, वो ये है। ये देखो, ये सिलेंडर इमेजिन हो रहा है। ठीक है, एक टॉप पोर्शन है और एक बॉटम पोर्शन। अब देखो बहुत ध्यान से, ये जो फ्लूइड है, ये फ्लूइड क्या करेगा? किसी भी क्रॉस सेक्शन में आप काट लो, ये फ्लूइड क्या करेगा? इसे ऊपर उठाने की कोशिश करेगा, मतलब इट विल ट्राई टू लिफ्ट अप। ठीक है, इट विल ट्राई टू लिफ्ट अप। बात समझ में आ रही है आप लोग को? ठीक है, फ्लूइड क्या कर रहा है? इस तरफ में प्रेशर लगा रहा है। देखो बहुत ध्यान से, ये देखिए, फ्लूइड यहां पर बाउंड्रीज पे ऐसे प्रेशर लगा रहा है। ठीक है, और यहां पर ऐसे। तो बिकॉज ऑफ दिस प्रेशर क्रॉस सेक्शन विल ट्राई टू सेपरेट आउट, ये दोनों सेपरेट आउट होंगे। इसे रजिस्ट करने के लिए क्या होगा? इसे रजिस्ट करने के लिए, ठीक है, इसे रजिस्ट करने के लिए क्या होगा? एक थिकनेस क्या करेगी? इसे रजिस्ट करेगी, थिकनेस इसे रजिस्ट करेगी। तो थिकनेस पे, पूरी थिकनेस पे क्या आएगा? एक रिएक्शन आएगा जो इस प्रेशर को, फ्लूइड प्रेशर को रजिस्ट करेगा। देखिए, इस पूरी थिकनेस पे क्या आएगा? एक प्रेशर आएगा दैट विल रजिस्ट दी, ये जो फ्लूइड प्रेशर लगा रहा है, फ्लूइड प्रेशर जो लगा रहा है, ठीक है, तो थिकनेस क्या करेगी? इसको रजिस्ट करेगी। एंड दैट स्ट्रेस इज नोन एज सर्कमफ्रेंशियल स्ट्रेस। दैट स्ट्रेस इज नोन एज सर्कमफ्रेंशियल स्ट्रेस। क्यों? क्योंकि ये पूरी सर्कमफ्रेंस पे आ रहा है, पूरी आपने ये क्रॉस सेक्शन काटा तो इस वाले सर्कमफ्रेंस पे आया। ठीक है, आप क्या करो? ये क्रॉस सेक्शन काटो, ये क्रॉस सेक्शन काटोगे तो आपका सेक्शन कैसा बनेगा? ऐसा बनेगा। देखिए, आपका क्रॉस सेक्शन ऐसा बनेगा। देखो बहुत ध्यान से देखो, ये जो ग्रीन वाला मैंने क्रॉस सेक्शन काटा, ठीक है, अब देखो बहुत ध्यान से, ये अगर आपने ऐसा क्रॉस सेक्शन काटा है, ठीक है, देखो बहुत ध्यान से, बहुत ध्यान से देखो, ऐसा क्रॉस सेक्शन अगर आपने काटा है, ठीक है, तो अब क्या होगा? इस वाले सर्कमफ्रेंस पे देखिए, इस वाले सर्कमफ्रेंस पे, ठीक है, दिख रहा है अलोंग दी लेंथ, बट आ किस पे रहा है? सर्कमफ्रेंस पे आ रहा है। जैसे जैसे आप सर्कमफ्रेंशियली कोई भी एक सेक्शन काटेंगे, आपका स्ट्रेस बिल्कुल ऐसे ऐसे जनरेट होगा, बिल्कुल परपेंडिकुलर जनरेट होगा, बिकॉज दिस स्ट्रेस
This stress is preventing the separation of the this stress preventing the separation of the cylinder. ये बात समझ में आया आप लोग को? ये बात समझ में आई आप लोग को? समझ में आया? ठीक है, और इसकी वैल्यू कितनी होगी? इसकी वैल्यू कितनी होगी पहले हमें ये निकालना है। ठीक है, ये जो सिग्मा सी है सरकमफ्रेंशियल स्ट्रेस है, इसकी वैल्यू कितनी होगी? ठीक है, इसको हमें निकालना है, ये वैल्यू कितनी है? ठीक है, ये वैल्यू हमें निकालनी है, सरकमफ्रेंशियल स्ट्रेस की वैल्यू कितनी होगी। देखो, प्रेशर इज एक्टिंग इन द अपवर्ड डायरेक्शन, या अगर मैं इस वाले क्रॉस सेक्शन को देखूं, प्रेशर इज एक्टिंग इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, ठीक है, एंड सरकमफ्रेंशियल स्ट्रेस इज एक्टिंग इन द अपवर्ड डायरेक्शन। और अगर मैं इस वाले क्रॉस सेक्शन पे देखूं, इस वाले सेक्शन में मैं देखूंगा तो क्या चीज होगा? प्रेशर इज एक्टिंग इन द अपवर्ड डायरेक्शन और सरकमफ्रेंशियल स्ट्रेस इज एक्टिंग इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। इसकी वैल्यू को मुझे इक्वेट करना पड़ेगा, अब इसकी वैल्यू को कैसे इक्वेट करेंगे? ठीक है, फॉर सेक्शन 1.1, इसे मैं सेक्शन 1.1 मान लेता हूं और इसे सेक्शन 2.2 मान लेता हूं। अगर मैं सेक्शन 1.1 की बात करूं, फॉर सेक्शन 1.1 टोटल डाउनवर्ड फोर्स कितना है? टोटल डाउनवर्ड फोर्स कितना है? जैसे अगर आप ये देखोगे, ठीक है, आप देखो बहुत ध्यान से, ये जो फोर्स है, ये स्ट्रेस कितने एरिया पे लग रहा है? जैसे मैंने 1.1 सेक्शन लिया ऐसे ही 2.2 सेक्शन होगा। ठीक है, तो देखो सिग्मा सी कितने एरिया पे लग रहा है? सिग्मा सी एरिया पे लग रहा है, ये जो चीज है ये लेंथ है कंटेनर की, ये लेंथ है और ये थिकनेस है, यहां से लेके यहां तक क्या है? थिकनेस ऑफ द कंटेनर है, थिकनेस ऑफ द कंटेनर। ये समझ में आया आप लोग को? थिकनेस ऑफ द कंटेनर। अब देखो सिग्मा सी दो एरिया पे आ रहा है, तो सिग्मा सी कितना हो जाएगा? देखो सिग्मा सी सरकमफ्रेंशियल स्ट्रेस इनटू लेंथ ऑफ द कंटेनर इनटू थिकनेस ऑफ द कंटेनर प्लस लेंथ ऑफ द कंटेनर इनटू थिकनेस ऑफ द कंटेनर, तो टोटल डाउनवर्ड फोर्स कितना हो जाएगा? सिग्मा सी इंटू 2 इंटू टी इंटू एल। ये समझ में आया आप लोग को? 2 इंटू टी इंटू एल, ये समझ में आया? ये समझ में आ गया? ठीक है, अब देखिए बहुत ध्यान से देखिए। ठीक है, अब निकालना है मुझे टोटल अपवर्ड फोर्स, मतलब ये जो फ्लूइड प्रेशर लगा रहा है, पूरा अपवर्ड कितना होगा, ये मुझे निकालना है, टोटल अपवर्ड फोर्स। फॉर सेक्शन 1.1 की बात कर रहे हैं ना, फॉर सेक्शन 1.1 टोटल डाउनवर्ड फोर्स में से निकाल लिया। टोटल डाउनवर्ड फोर्स ये सिग्मा सी यहां पर आ रहा है, सिग्मा सी यहां पर आ रहा है। अगर मुझे अपवर्ड सेक्शन 1.1 देखना है, सेक्शन 2.2 से मुझे ये चीज पूरा अच्छे से समझ में आ जा रहा है। अब देखो टोटल अपवर्ड फोर्स कैसे निकालेंगे, ये मुझे अब चेक करना है। देखो बहुत ध्यान से, टोटल अपवर्ड फोर्स कैसे निकालना है। यहाँ पर थोड़ा सा अगर इमेजिन करेंगे ना, चीजें समझ में आ जाएंगी, इतना कोई डिफिकल्ट है नहीं यार। ठीक है, देखो बहुत ध्यान से, टोटल अपवर्ड फोर्स कैसे निकालना है। ये सिलेंडर का क्रॉस सेक्शन है, इसको थोड़ा सा छोटा बना देता हूं ताकि ये समझने में आसानी हो जाए। देखो यार, यही डायग्राम मैं जब बोर्ड पे बनाता हूं ना, बहुत ही सुंदर बन के आते हैं। यहाँ एक्चुअली मुझे टैबलेट पे पढ़ाना पड़ रहा है ना, तो बट फिर भी समझने लायक तो डायग्राम बन ही रहे हैं यार। ये देखो, ये ऊपर का मैंने सिलेंडर का पोर्शन काट लिया। ठीक है, अब देखो बहुत ध्यान से देखिए, मैंने क्या किया, ये एक एलिमेंट ले लिया, ये एक छोटा सा एलिमेंट ले लिया। देखो एलिमेंट में दूसरे कलर से दिखा देता हूं, और ये एलिमेंट हम ले लिया, ये एलिमेंट हमने पूरा ले लिया। ठीक है, इस एलिमेंट के नीचे क्या है, पूरा फ्लूइड है। अब वो फ्लूइड क्या कर रहा है, प्रेशर लगा रहा है, इतने डी है ये एलिमेंट पे, इस एलिमेंट पे क्या लगा रहा है, फ्लूइड प्रेशर लगा रहा है। ठीक है, लेट अस सपोज द लेंथ ऑफ दिस एलिमेंट इज एल, ठीक है, ये एल हमने ली हुई है। इसको मैं क्या करता हूं, इसमें मैं कलर भर देता हूं। ये एलिमेंट मैंने ले लिया। अब एक एलिमेंट मैंने क्यों लिया, इसका रीजन है मेरा,
इसका रीजन है, क्या रीजन है यहां पर ये एलिमेंट लेने का? इस एलिमेंट लेने का रीजन ये है क्योंकि आप देखो बहुत ध्यान से, यहां पर अगर आप देखोगे, देखो हर एक पॉइंट पे, हर एक एलिमेंट पे प्रेशर की डायरेक्शन चेंज हो रही है, बिकॉज कर्व है ना, कर्व है तो प्रेशर ऑलवेज एक्ट्स नॉर्मल। अब देखो कर्व है तो आप क्या देख रहे हो, कर्व है तो यहां पर देखो हर पॉइंट पे प्रेशर की डायरेक्शन चेंज हो रही है, तो हर पॉइंट पे फोर्स की डायरेक्शन भी चेंज होगी, हर पॉइंट पे फोर्स की डायरेक्शन भी चेंज होगी, इसलिए मुझे यूनिट एलिमेंट लेना पड़ रहा है, इसलिए मुझे यूनिट एलिमेंट लेना पड़ रहा है। अगर ये क्या होता, अगर ये रेक्टेंगल होता, कर्व नहीं होता, तो प्रेशर की डायरेक्शन एक ही होती, तो मेरे लिए आसान हो जाता, एरिया निकालना आसान हो जाता। यहां पर क्या है, इसीलिए मुझे यूनिट एलिमेंट लेना पड़ रहा है। क्लियर हो गया? और ये जो यूनिट एलिमेंट है, दिस इज थीटा फ्रॉम दी हॉरिजॉन्टल, थीटा फ्रॉम दी हॉरिजॉन्टल। ये इस पॉइंट पे पी फोर्स लग रहा है, इस पॉइंट पे पी फोर्स लग रहा है। क्लियर हो गया? क्लियर हुई? एक चीज बहुत ध्यान से देखिए, एक चीज बहुत ध्यान से देखेंगे आप, ये कर्व अगर है, ये सेंटर है, ठीक है, इस डायरेक्शन में जब आपने कोई एलिमेंट लिया तो देखो इस डायरेक्शन में एक एलिमेंट ले सकते हैं, चाहे आप सेंटर के इस डायरेक्शन में भी एक एलिमेंट ले सकते हैं, इस डायरेक्शन में भी एलिमेंट ले सकते हैं, ले सकते हैं कि नहीं ले सकते हैं भाई? आप सेंटर के इस डायरेक्शन में भी एलिमेंट ले सकते हैं, इस डायरेक्शन में भी एलिमेंट ले सकते हैं। मैंने क्या किया, लेफ्ट में एलिमेंट लिया, लेफ्ट में अगर मैं एलिमेंट लूंगा तो देखो क्या चीज होगा, यहां पर ये सेंटर है, ये सेंटर है, ठीक है। आपने अगर सेंटर के लेफ्ट में एलिमेंट लिया तो प्रेशर की डायरेक्शन इधर होगी, ठीक है, और सेंटर के राइट में आपने एलिमेंट लिया तो प्रेशर की डायरेक्शन इधर होगी कि नहीं होगी? अब देखो बहुत ध्यान से, बहुत ध्यान से देखिए, दोनों ही एलिमेंट का जो हॉरिजॉन्टल है, फॉर एग्जांपल लेट अस सपोज दिस इज थीटा, ठीक है, देखो बहुत ध्यान से, इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट किधर आएगा, इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इधर आएगा, इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो राइट की तरफ है उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट किधर आएगा, राइट की तरफ, सॉरी जो लेफ्ट की तरफ है उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट लेफ्ट की तरफ आएगा। ये जो राइट की तरफ है रेड वाला, इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट किधर आएगा, इधर आएगा। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो अपने आपस में एक दूसरे को क्या कर देंगे, नलीफाई कर देंगे, बट जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो एड अप हो जाएंगे, वर्टिकल कंपोनेंट विल एड अप, वर्टिकल कंपोनेंट विल एड अप। समझ में आ गया? वर्टिकल कंपोनेंट, तो हमें इसीलिए वर्टिकल कंपोनेंट देख रहे हैं, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट नहीं देख रहे हैं, इसीलिए तो मैंने यहां पर क्या किया, सिर्फ वर्टिकल कंपोनेंट में देखूंगा, हॉरिजॉन्टल आपस में एक दूसरे को नलीफाई कर देंगे एक क्रॉस सेक्शन पे, एक क्रॉस सेक्शन पे, ठीक है। अब बहुत ध्यान से देखिए, आई होप ये समझ में आ गया होगा आप लोगों को, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट विल नलीफाई ईच अदर, वी ओनली सी फॉर द वर्टिकल कंपोनेंट, आवर एनालिसिस फॉर, ठीक है, हमारा जो कॉन्सेंट्रेशन है वो किस पे होगा, फॉर वर्टिकल कंपोनेंट, वर्टिकल कंपोनेंट। अब बहुत ध्यान से देखिए, मैंने क्या एलिमेंट ले लिया, एलिमेंट को मैं यहां पर दिखा देता हूं आपको, देखो ये मेरा एलिमेंट आ गया, ये P फोर्स है, लेट सपोज ये P फोर्स है, दिस इज द रेडियस, सेंटर से किसी भी पॉइंट की डिस्टेंस रेडियस होती है, एंड लेट अस सपोज दिस इज d थीटा, डी थीटा बहुत ही छोटा है, तो इसका मतलब ये जो आर्क है इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी, आर्क की लेंथ कितनी हो जाएगी, आर्क की लेंथ विल बी आर डी थीटा, आर डी थीटा, भाई आर्क की लेंथ कितनी हो जाएगी, आर डी थीटा हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, लेंथ ऑफ द आर्क इज रेडियस इनटू डी थीटा, हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, एंड लेंथ ऑफ दिस एलिमेंट इज एल, लेंथ ऑफ दिस एलिमेंट इज एल। अब देखो बहुत ध्यान से, एंड दिस इज थीटा, ये थीटा है आपका, ये थीटा है, ठीक है। इसका मतलब जो वर्टिकल फोर्स है, मतलब ये जो फोर्स है ये कितना हो जाएगा, ठीक है। अब देखो बहुत ध्यान से, बहुत ध्यान से देखिए, पूरे एलिमेंट पे कितना प्रेशर लगेगा, पूरे एलिमेंट पे कितना प्रेशर लगेगा, पी इंटू कितना एरिया है, कितने एरिया पे लग रहा है, आर इंटू डी थीटा पे लग रहा है, पी इंटू आर इंटू डी थीटा पे लग रहा है। अब इसका वर्टिकल कंपोनेंट कितना हो जाएगा भाई, इसका वर्टिकल कंपोनेंट अभी तक तो हमने ये निकाला है, ये निकाला है, ये वाला देखो बहुत ध्यान से, ये वाला पूरे एलिमेंट पे ये वाला जो फोर्स है वो कितना है, P इंटू आर इंटू डी थीटा, ये समझ में आ गया, P इंटू आर इंटू डी थीटा इंटू एल, आर डी थीटा तो रेडियस हो गया, लेंथ कितनी है इसकी, एल लेंथ है, एल लेंथ है, ये फोर्स हो गया इस डायरेक्शन में, यूनिट एलिमेंट पे ये जो छोटा एलिमेंट लिया है उस एलिमेंट पे इस डायरेक्शन में जो नॉर्मल फोर्स है इतना है। वर्टिकल फोर्स कितना हो जाएगा, वर्टिकल कंपोनेंट इज
इसका वर्टिकल कंपोनेंट कितना हो जाएगा? वर्टिकल कंपोनेंट इज नथिंग बट, ये देखिए, अगर ये थीटा है, ये पी है, तो ये कितना हो जाएगा? पी साइन थीटा। वर्टिकल कंपोनेंट इस कंपोनेंट का पी साइन थीटा, तो पी इंटू आर इंटू डी थीटा इंटू एल इंटू साइन थीटा। ये वर्टिकल फोर्स हो गया, ये वर्टिकल फोर्स हो गया। इस एलिमेंट पे, इस डी थीटा एलिमेंट पे टोटल वर्टिकल फोर्स कितना हो जाएगा? टोटल वर्टिकल फोर्स इज नथिंग बट, टोटल वर्टिकल फोर्स जो आपका है, इंटीग्रेट कर दीजिए आप, कहां से कहां तक आपका एलिमेंट आ सकता है? 0 डिग्री से लेके, 0 डिग्री से लेके कहां तक आ सकता है? 0 डिग्री से लेके ये पाई तक आ सकता है। कहीं पे भी आप एलिमेंट ले सकते हो कि नहीं ले सकते हो? तो इंटीग्रेशन इज फ्रॉम 0 टू पाई, 0 टू पाई, 0 टू पाई। और क्या फोर्स है? P इंटू आर इंटू डी थीटा इंटू एल इंटू साइन थीटा। बात समझ में आई आप लोग को? इसको इंटीग्रेट करना है मुझे, इसको इंटीग्रेट करना। देखो बहुत ध्यान से देखिएगा, मैं ऐसी चीज आपको बता रहा हूं जो बुक्स में डायरेक्टली फॉर्मूला लिख दिया जाता है। इसको मैं कैसे लिख सकता हूं? 0 टू पाई पी इंटू आर इंटू एल, ठीक है, साइन थीटा डी थीटा। अब देखो साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है? साइन थीटा का इंटीग्रेशन इज माइनस कॉस थीटा, पी इंटू आर इंटू एल माइनस कॉस थीटा, एंड द लिमिट्स आर 0 टू पाई, 0 टू पाई, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, पी आर एल माइनस साइन ऑफ पाई, सॉरी माइनस कॉस ऑफ पाई, कॉस ऑफ पाई, ये होगा कि नहीं होगा? कॉस ऑफ पाई, एंड माइनस का माइनस कॉस 0 डिग्री, कॉस 0 डिग्री इज 1, ठीक है, कॉस 0 डिग्री इज 1, एंड कॉस 180 इज, कॉस 180 क्या होता है जल्दी बताइए? 0 टू पाई, ठीक है। सो देखो ये क्या चीज हो जाएगा? ये भी आपका -1। देखो कॉस का अगर आप ये देखते हो, कॉस 180 भी -1 होता है, कॉस 0 क्या होता है? +1 होता है। तो ये क्या हो जाएगा? -1, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? P इंटू आर इंटू एल। तो ये देखो बहुत ध्यान से, -1 और ये माइनस पहले से लगाया तो +1, ठीक है। और ये cos 0 इज 1 माइनस माइनस, ये +1 हो गया, तो ये +1, तो 2 आ जाएगा। 2p इंटू आर इंटू एल, इसका जो रिजल्टेंट आ गया क्या आ गया? 2 इंटू पी इंटू आर इंटू एल। टोटल वर्टिकल फोर्स आ गया 2p/r/l, एंड 2 टाइम्स ऑफ द रेडियस इज, टोटल वर्टिकल फोर्स इज नथिंग बट, ठीक है, 2 इंटू पी इंटू आर इंटू एल, एंड 2 टाइम्स ऑफ द रेडियस इज डायामीटर, p इंटू डी इंटू एल, टोटल वर्टिकल पी इंटू डी इंटू एल। अब देखो बुक्स में ऐसे डायरेक्टली कैसे लिख दिया जाता है? पी इंटू डी इंटू एल। अब देखो बहुत ध्यान से देखिए, ये मैंने सिलेंडर का क्रॉस सेक्शन काटा, ठीक है। अब देखो बहुत ध्यान से, दिस इज द डायामीटर, ठीक है, इंटरनल डायमीटर, सॉरी, ये डी, और इसकी जो लेंथ है, ठीक है। अब क्या करते हैं बुक्स वाले? कहते हैं इसे प्रोजेक्ट कर दीजिए। अगर मैं इसे प्रोजेक्ट कर देता हूं, मतलब इसकी अगर ऊपर से टॉर्च लगाता हूं यहां पर, तो कितना एरिया का शेडो आएगा? सो दैट विल बी रेक्टेंगुलर, शेडो जो आपकी आएगी, जो इसे आप प्रोजेक्ट करोगे, दैट विल बी रेक्टेंगुलर। कैसे रेक्टेंगुलर है? देखो बहुत ध्यान से, ये डिस्टेंस d और ये डिस्टेंस l, तो फ्लूइड जिस प्रेशर में है उस पे मैंने इस एरिया पर प्रोजेक्ट कर दिया, तो टोटल अपवर्ड फोर्स कितना हो गया? प्रेशर P इंटू डी इंटू एल, प्रोजेक्टेड एरिया ये हो गया। तो बुक्स में डायरेक्टली अपवर्ड फोर्स को क्या लिख देते हैं? P इंटू प्रोजेक्टेड एरिया, और प्रोजेक्टेड एरिया कितना है? D इंटू एल है। समझ में आया कैसे आया ये चीज? तो टोटल अपवर्ड फोर्स इज P इंटू डी इंटू एल। भाई ये बताओ मुझे, समझ में आया आप लोग को? जल्दी बताइए मुझे, ये समझ में आया आप लोग को? एंड टोटल अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू टोटल डाउनवर्ड फोर्स। अगर आज की क्लास में थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है ना, कल मैं इमेजेस रख लूंगा, इमेजेस से आपको समझा दूंगा, ठीक है। ये जो भी क्रॉस सेक्शन मैंने काटे हैं लिख लो, आज मैं इमेजेस रखना भूल गया, बट कल मैं इमेजेस से भी आपको समझा दूंगा। अभी बताओ मुझे, ये समझ में आया?
ठीक है, अब देखो बहुत ध्यान से देखिए, अब हमें क्या करना पड़ेगा, फॉर द सिस्टम टू बी इन स्टैटिक इक्विलिब्रियम, फॉर सिस्टम टू बी इन इक्विलिब्रियम, फॉर सिस्टम टू बी इन इक्विलिब्रियम, for system to be in equilibrium, total upward force is equal to total downward force. हाँ मैं बता तो रहा हूं यार, ये किसी बुक में नहीं बताया गया है, ये एलिमेंट लेना, ठीक है, ये छोटा सा एलिमेंट लेना, ठीक है, ये कहां से आता है, और मैंने बहुत सारी कोचिंग्स में देखा है, बहुत सारी कोचिंग में देखा है, जो भी लोग सोम पढ़ाते हैं ना, डायरेक्टली टोटल अपवर्ड फोर्स पीडीएल, टोटल डाउनवर्ड फोर्स ये यहां से इक्वेट कर देते हैं। इसका कॉन्सेप्ट आएगा जब मैं आप लोगों को फ्लूइड पढ़ाऊंगा ना, फ्लूइड में आता है कर्व्ड सरफेस, कर्व्ड सरफेस में जो फोर्स निकालते हैं ना, ये वो कॉन्सेप्ट है। कर्व्ड सरफेस में क्यों हम प्रोजेक्टेड एरिया लेते हैं, यहां से आया है। और फ्लूइड में मैं इसे इतनी अच्छी तरीके से आपको डिफाइन करूंगा ना, आप बोलोगे, मैं आपको सच बता रहा हूं, फ्लूइड में जब मैं आपको कर्व्ड सरफेस बताऊंगा ना, आप बोलोगे सर ये कहां से आपने सीखा। चलो, फॉर द सिस्टम टू बी टोटल अपवर्ड फोर्स इक्वल टू टोटल डाउनवर्ड फोर्स, टोटल डाउनवर्ड फोर्स, टोटल डाउनवर्ड फोर्स, ठीक है। टोटल अपवर्ड फोर्स कितना है, टोटल अपवर्ड फोर्स कितना है, देखो बहुत ध्यान से, P इंटू डी इंटू एल, P इंटू डी। टोटल डाउनवर्ड फोर्स कितना है, 2 टाइम्स ऑफ द सिग्मा C इंटू T इंटू एल, एल से एल कैंसिल आउट हो गया, एल से एल कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। तो सिग्मा C को मैं क्या लिख सकता हूं, सिग्मा C इज इक्वल टू PD अपॉन 2T, PD अपॉन 2T। तो सर्कमफ्रेंशियल स्ट्रेस इज दिस, सर्कमफ्रेंशियल स्ट्रेस, सर्कमफ्रेंशियल स्ट्रेस, इसे हम क्या बोल देते हैं, हुप स्ट्रेस भी बोल देते हैं, हुप स्ट्रेस, हुप स्ट्रेस। हुप स्ट्रेस को कौन रजिस्ट कर रहा है, थिकनेस रजिस्ट कर रही है, ठीक है। क्यों ये सर्कमफ्रेंस में आ रहा है, क्योंकि जो भी आप क्रॉस सेक्शन काटोगे आपको सर्कमफ्रेंस में ये दिखेगा, जो भी क्रॉस सेक्शन आप काटेंगे ये सर्कमफ्रेंस में दिखेगा, दैट इज व्हाई इट इज नोन एज द सर्कमफ्रेंशियल स्ट्रेस। ऐसा लग रहा है रेजिस्टेंस इसका जो आ रहा है पूरी की पूरी लेंथ में आ रहा है, बट क्रॉस सेक्शन जहां पे भी कहीं क्रॉस सेक्शन आप काटोगे, ठीक है, तो ये देखो पूरी की पूरी ये सर्कमफ्रेंस में दिखेगा आपको, हर क्रॉस सेक्शन के सर्कमफ्रेंस में दिखेगा, हर क्रॉस सेक्शन के सर्कमफ्रेंस में दिखेगा। बात समझ में आ गया। तो सर्कमफ्रेंशियल स्ट्रेस और हुप स्ट्रेस इज डिफाइंड एज पीडी अपॉन 2T, पीडी अपॉन 2T, दिस इज द डेरिवेशन, दिस इज द डेरिवेशन। अब इसको कैसे याद रखना है, कैसे याद रखना है इसकी, देखो इसको कैसे याद रखना है, बहुत ध्यान से सुनो, इसे कैसे याद रखना है। फॉर एग्जाम्पल कि नूर आलम का सिलेक्शन हो गया ईएस में, और ये सिलेक्शन देखते ही जैसे इसने देखा इसका सिलेक्शन हो गया ईएस में, पागल सा हो गया ये, ठीक है। और क्या कर रहा है, एक धागे में पेन ड्राइव बांध के नचा रहा है गोल गोल, पेन ड्राइव रस्सी में एक धागे में पेन ड्राइव लगा के गोल गोल नचा रहा है, और दीवार के पास पहुंचा, पेन ड्राइव टूट गई। तो देखो इसको कैसे याद किया आपने, पीडी मतलब पेन ड्राइव, पेन ड्राइव जब सर्कल में घुमा रहा है तो टूट गई, 2T, पेन ड्राइव टूट गई। तो सर्कमफ्रेंशियल स्ट्रेस इज PD बाई 2T, PD बाई 2T। बात समझ में आया आप लोग को, याद हो गया, नूर आलम को तो याद हो गया होगा ये चीज, समझ में आ गया। सो सर्कमफ्रेंशियल स्ट्रेस इज इक्वल टू PD बाई 2T। तो पेन ड्राइव को तोड़ना है, ठीक है, PD पेन ड्राइव, 2T मतलब 2T पेन ड्राइव। ठीक है ना, याद रहेगा ये वाली चीज। मुझे लगता है नूर आलम को याद जरूर हो गया होगा ये चीज। ठीक है ना। सो दिस इज द सर्कमफ्रेंशियल स्ट्रेस और हुप स्ट्रेस, ठीक है। नाउ विल गो टुवर्ड्स द एनालिसिस ऑफ लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। नेक्स्ट हेडिंग डालिए आप लोग, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, जो अलोंग द लेंथ लगेगा, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, अलोंग द लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस।
देखो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस क्या होता है, ठीक है। अब देखो बहुत ध्यान से देखिए, आपके पास जो कंटेनर है उसे आपने क्या कर दिया, क्लोज कर दिया। आपके पास जो कंटेनर है आपने उसे क्लोज कर दिया। देखो बहुत ध्यान से, ये क्लोज्ड कंटेनर है, क्लोज्ड कंटेनर है, ठीक है। अगेन देखो इसके अंदर क्या चीज है, फ्लूइड भरा हुआ है, पूरा का पूरा फ्लूइड भरा हुआ है पूरा। अब हम पानी दिखा देते हैं, पानी भरा है। देखो फ्लूइड क्या करेगा, इसकी बाउंड्रीज पर क्या करेगा, प्रेशर क्रिएट करेगा। बाउंड्रीज पे बाउंड्रीज पे प्रेशर क्रिएट करेगा कि नहीं करेगा। सो बिकॉज अगर क्लोज एंड्स होते हैं, अगर क्लोज एंड्स कभी होते हैं, क्लोज एंड्स होते हैं, ठीक है, तो क्या होगा, अलोंग द लेंथ भी स्ट्रेस आता है, अलोंग द लेंथ स्ट्रेस आएगा, ठीक है, अलोंग द स्ट्रेस आपका। तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस विल कम इनटू पिक्चर व्हेन वी हैव क्लोज एंड्स, ठीक है। अब बहुत ध्यान से देखो, बहुत ध्यान से देखो, मैंने यहां पर एक क्रॉस सेक्शन काटा, ये क्रॉस सेक्शन काटा, तो देखो ये क्या क्या दिखेगा मुझे, ये क्लोज एंड, ठीक है, ये क्लोज एंड, और ये क्रॉस सेक्शन जब मैंने काटा तो यहां पर देखिए थिन शेल आपको दिखेगी यहां पर। चलो इसे ढंग से बना देता हूं थोड़ा। ये देखिए, ये क्लोज एंड है, ये बॉटल का आपने क्रॉस सेक्शन काटा। अब देखो फ्लूइड क्या कर रहा होगा, फ्लूइड इज एक्सर्टिंग द प्रेशर ऑन दिस क्लोज एंड, फ्लूइड इज एक्सर्टिंग अ प्रेशर ऑन द क्लोज एंड, और ये जो प्रेशर है लेट अस सपोज P है, दिस प्रेशर इज D। अब देखो बहुत ध्यान से, अलोंग द लेंथ, अलोंग द लेंथ, ये जो थिकनेस है, अलोंग द लेंथ, इस थिकनेस में क्या आएगा, एक रेजिस्टेंस आएगा। अलोंग द लेंथ इसमें क्या आएगा, एक रेजिस्टेंस आएगा। जैसे मैं आपको एक डायग्राम बनाते के दिखाता हूं, ये देखिए, ये एक एंड है, ये एक एंड है, बहुत ध्यान से देखिएगा, ये एक एंड है। फ्लूइड क्या कर रहा है, इसके अंदर प्रेशर लगा रहा है इस एंड पे, क्लोज एंड पे। तो क्या होगा, ये जो बॉटल की जो थिकनेस है, ये जो थिकनेस है सिलेंडर की, इस थिकनेस पे क्या आएगा, अलोंग द लेंथ क्या आएगा, अलोंग द लेंथ क्या आएगा, एक रेजिस्टेंस आएगा कि नहीं आएगा। इसीलिए इसे बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, इसीलिए इसे बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल। कैसे आ रहा है, अलोंग द लेंथ आ रहा है, लॉन्गिट्यूडनल, अलोंग द लॉन्गिट्यूडनल। आई होप ये समझ में आ रहा है आप लोगों को। ये क्लोज एंड दिख रहा है, यहां पर अगर फ्लूइड प्रेशर लगाएगा तो अलोंग द लेंथ क्या आएगा, स्ट्रेस आएगा कि नहीं आएगा। ओहो यार, लैपटॉप पे पानी पानी हो गया, चलो कोई नहीं। तो तुम लोग को समझ में तो आ रहा है ना। ठीक है, अब देखो बहुत ध्यान से, दिस इज द लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, और मैं आपको हाईलाइट कर देता हूं कितने एरिया पे लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस आ रहा होगा। ये देखो एरिया, देखो इस एरिया पे लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस आ रहा होगा, इस एरिया पे लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस आ रहा होगा, ये जो मैंने शेड की हुई है, इस एरिया पे लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस आ रहा होगा, ठीक है, ये शेडेड एरिया पे, ठीक है। अब देखो बहुत ध्यान से, अब मैं क्या करूंगा, प्रेशर कितने एरिया पे लग रहा है, प्रेशर इज एक्टिंग ऑन हाउ मच एरिया, ये जो एरिया है आपका बॉटल का जो एरिया था, ये अगर डायमीटर D है, ठीक है, तो बॉटल के कितने एरिया पे प्रेशर आ रहा है, तो प्रेशर इज P, फोर्स कितना है, π/4 इंटू डायमीटर का स्क्वायर, ये हॉरिजॉन्टल हो गया। प्रेशर ऑन द क्लोज एंड, ये क्या है आपका, प्रेशर ऑन द क्लोज एंड, प्रेशर ऑन क्लोज एंड। अभी लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस देखते हैं, ये लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस क्या होगा। तो अगर ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में है तो लेफ्टवर्ड फोर्स शुड बी इक्वल टू द राइटवर्ड फोर्स, ठीक है, ये जो प्रेशर फोर्स लेफ्टवर्ड है, और ये जो क्या है, ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस इनटू एरिया, ये राइटवर्ड फोर्स है, दिस शुड बी इक्वल। अब देखो राइटवर्ड फोर्स कितना आएगा, राइटवर्ड फोर्स कितना आएगा, देखो यहां पे फिर से मैं बना देता हूं, ये कैप की वो थिकनेस है जो रजिस्ट कर रही है, ठीक है, ये रेड वाली, ये देखो बहुत ध्यान से, ये रेड वाली, ये चीज, इतने पे क्या आएगा, लॉन्गिट्यूडनल, इस एरिया पे लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, इतने एरिया पे लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस आएगा। क्लियर हो गई, इतने एरिया पे लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस आएगा, ठीक है। इसको मैं ऐसे भी दिखा सकता हूं,
ये लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस कितने एरिया पे आया, सिग्मा एल इनटू कितना एरिया है, सरकमफ्रेंस इज पाई इंटू डी, और थिकनेस कितनी है, टी थिकनेस है। ठीक है, अगर सिस्टम इक्विलिब्रियम में होगा तो लेफ्टवर्ड फोर्स इज इक्वल टू राइटवर्ड फोर्स फॉर इक्विलिब्रियम। अगर इक्विलिब्रियम में है सिस्टम तो लेफ्टवर्ड फोर्स इज इक्वल टू राइटवर्ड फोर्स। लेफ्टवर्ड फोर्स कितना है, लेफ्टवर्ड फोर्स आपका है P इंटू पाई बाई फोर इंटू डी स्क्वायर इज इक्वल टू राइटवर्ड फोर्स कितना है, पाई इंटू डी इंटू टी इंटू सिग्मा एल, पाई इंटू डी इंटू सिग्मा एल। क्लियर हुई ये वाली बात, ये वाली बात क्लियर हुई दोस्तों आप लोग को। बहुत सिंपल चीजें बता रहा हूं मैं आप लोग को, ये बहुत इंपॉर्टेंट है यार। अगर आपने ये कॉन्सेप्ट समझ लिए ना, ठीक है, तो यही बस मेन चीज है, यही डायग्राम ही समझने आपको। अब देखो बहुत ध्यान से, यहां पर क्या क्या चीज कैंसिल आउट हो जाएगी, पाई से पाई कैंसिल आउट हो गया, डी से डी कैंसिल आउट हो गया। अब देखो यहां से लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस निकाल सकते हैं, सिग्मा एल इज इक्वल टू देखो बहुत ध्यान से, एक डी यहां पर बचा पाई डी अपॉन 4t, पी डी अपॉन 4t, PD अपॉन 4t, PD अपॉन 4t। सो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस आपका कितना हो गया, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस कितना आता है, जो आपका सिलेंडर है, सिलेंडर के सरफेस पे लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस कितना आएगा, PD बाई 4t आएगा। क्लियर हो गया। सो दिस इज द लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, दिस इज द लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस PD by 4t। क्लियर हो गई, कैसे ये PD by 4t आता है, कैसे ये PD अपॉन 2t आता है। क्लियर हुआ। ठीक है, समझ में आ गया ना सबको। अब देखो यहां पर क्या चीज है, P इज विच प्रेशर, P इज विच प्रेशर, जल्दी बताओ मुझे, P इज विच प्रेशर, P कौन सा प्रेशर है यार, जल्दी बताओ मुझे। P इज गेज प्रेशर, P इज विच प्रेशर, गेज प्रेशर, P इज गेज प्रेशर। ठीक है, D आपका क्या है, इंटरनल डायामीटर है, इनर डायामीटर, एंड T क्या है, थिकनेस ऑफ द सिलेंडर, थिकनेस हमेशा ध्यान रखिएगा। ठीक है, यस, गेज प्रेशर, हमेशा ध्यान रखिएगा कि लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस आपका क्या होता है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस कम होता है, सर्कमफ्रेंशियल स्ट्रेस ज्यादा होता है, क्योंकि PD अपॉन 4t, क्योंकि नीचे 4 है, बड़ा है ना, तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस कम है, सर्कमफ्रेंशियल स्ट्रेस ज्यादा है। क्लियर हो गया। समझ में आया भाई। सबको समझ में आ रहा है। सो धीरे धीरे मैं इस चैप्टर में स्पीड बढ़ाऊंगा यार, इतना बड़ा चैप्टर नहीं है बट समझने को बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है, अब देखो बहुत ध्यान से, एक नोट लिखना है आपको, एक नोट क्या लिखना है, देखिए बहुत ध्यान से, एक नोट क्या लिखना है, देखो बहुत ध्यान से। आपके पास एक ओपन कंटेनर है, ठीक है, एक कंटेनर आपके पास है जो कि ओपन है, ये कंटेनर आपका ओपन है, ठीक है, और एक कंटेनर आपके पास क्या है, क्लोज है, एक कंटेनर आपके पास क्लोज है, ये क्लोज कंटेनर है, ये क्लोज कंटेनर है, ये ओपन एंड्स है, इसके ओपन एंड्स हैं, और ये क्या है, एक कंटेनर है सिलेंड्रिकल कंटेनर जिसके क्लोज एंड्स हैं। ठीक है, अब देखो बहुत ध्यान से, आपने क्या किया, फ्लूइड को इससे पास कराया, और इसमें फ्लूइड है, सो जिस कंटेनर में, यस, पी क्यों आ रहा है, क्योंकि फ्लूइड क्या कर रहा है, फ्लूइड इज एक्सर्टिंग द प्रेशर ऑन द डायमीटर ऑफ द वॉल, फ्लूइड इज एक्सर्टिंग द प्रेशर, वही मैं यहां पर समझाने वाला हूं, ठीक है, पी इज सेम,
P सेम, क्योंकि फ्लूइड जितना होगा ना, प्रेशर होता क्या है, देखिए प्रेशर क्या होता है, प्रेशर इज डिफाइंड एज दी व्हेन देयर इज एग्जिस्टेंस ऑफ द मॉलिक्यूल, देयर इज एग्जिस्टेंस ऑफ प्रेशर. प्रेशर क्या होता है, व्हेन देयर इज existence of molecule, when there is existence of molecule there is existence of pressure, there is pressure, pressure होगा ही होगा. फ्लूइड मॉलिक्यूल हो जाए, एटमॉस्फेरिक एयर मॉलिक्यूल्स हो जाए, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने क्या किया, ये एक डब्बा लिया और इसमें क्या है, एटमॉस्फेरिक एयर भरी हुई है, एयर है इसके अंदर. तो एयर मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, इन बाउंड्रीज पे क्या करेंगे, प्रेशर क्रिएट एक्सर्ट करेंगे कि नहीं करेंगे, तो उसे बोलते हैं PATM, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर. ठीक है, मैंने क्या किया, मैं यहां पर एडिशनली और यहां पर हवा भरने लग गया, एटमॉस्फेयर से ज्यादा एयर मैंने यहां पर भर दी, मैं लाया कोई कूलर लाया और इसके अंदर बहुत सारी हवा यहां पर भरने लग गया. सो यहां पर क्या हो जाएगा, प्रेशर विल इंक्रीज. क्यों इंक्रीज, बिकॉज ATM से ज्यादा हो जाएगा. फॉर एग्जाम्पल ये PATM क्या कर रहे हैं, 10 यूनिट्स का प्रेशर लगा रहे हैं, आपने क्या किया, यहां पर हवा भरनी चालू कर दी, भर रहे हैं हवा भर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा. फॉर एग्जांपल 20 यूनिट हो जाएगा. तो इसमें गेज प्रेशर कितना हो जाएगा, गेज प्रेशर कितना हो जाएगा, 10 + 10, 10 + 10 मतलब गेज प्रेशर इज 10, गेज प्रेशर इज 10, क्योंकि 10 तो एटमॉस्फेरिक है ना. आपने क्या किया, इसी डब्बे में से एक वैक्यूम क्लीनर आता है ना, वैक्यूम क्लीनर से आपने क्या किया, वैक्यूम क्लीनर से आपने एयर वापस लेनी इसमें से चालू कर दी, एयर वापस लेनी चालू कर दी. सो मॉलिक्यूल क्या हो गए, एटमॉस्फेरिक मॉलिक्यूल से कम मॉलिक्यूल हो गए. सो इसमें जो प्रेशर हो गया उसे बोलते हैं वैक्यूम प्रेशर, वैक्यूम प्रेशर. फॉर एग्जांपल ये प्रेशर कितना है, फॉर एग्जांपल पहले थे 100 मॉलिक्यूल 10 यूनिट का प्रेशर लगा रहे थे, आपने क्या किया, एडिशनली 15 मॉलिक्यूल और ले आया, तो टोटल मॉलिक्यूल कितने हो गए, 115 मॉलिक्यूल कितना प्रेशर लगा रहे हैं, 20 यूनिट का प्रेशर लगा रहे हैं. अब आपने क्या किया, वैक्यूम से क्या कर दिया, यहां के मॉलिक्यूल खींच लिए. लेट अस सपोज अब इसके अंदर जो मॉलिक्यूल बचे हैं सिर्फ 60 मॉलिक्यूल बचे हैं. ये 60 मॉलिक्यूल जो प्रेशर लगा रहे हैं वो कितना लगा रहे हैं, लेट अस सपोज 5 यूनिट का लगा रहे हैं. सो दिस 5 यूनिट इज ऑल्सो नोन एज द वैक्यूम प्रेशर. वैक्यूम प्रेशर का मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये नहीं होता हमेशा जीरो प्रेशर. वैक्यूम प्रेशर इज नोन एज द प्रेशर लेस देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर. अब समझ में आ रही है चीजें समझ में आ रही हैं, ये पॉइंट समझ में आया आप लोग को. ये मैं फ्लूइड में बहुत डिटेल में दोबारा फिर एक्सप्लेन करूंगा. वैक्यूम प्रेशर, गेज प्रेशर, एब्सोल्यूट प्रेशर, ये सारी चीजें मैं दोबारा एक्सप्लेन करूंगा आप लोग को. बट अभी के लिए समझ में आया, अभी के लिए समझ में आई जो मैंने आप लोग को ओवरव्यू दिया. सबको समझ में आ गया भाई. तो पी क्यू सेम होना चाहिए, पी क्यू सेम होना चाहिए भाई. आप देखो ना, जितना फ्लूइड था लॉन्गिट्यूडनल केस में भी हमने उतना ही फ्लूइड माना और सरकमफ्रेंशियल केस में भी हमने उतना ही फ्लूइड माना. तो प्रेशर इंटेंसिटी सेम रहेगी. अब देखो बहुत ध्यान से यहां पर ये पॉइंट देखिए. अगर आपने फ्लूइड को पास कराया ओपन एंड के सिलेंडर से, ठीक है, तो इस ओपन एंड के सिलेंडर में क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ सरकमफ्रेंशियल स्ट्रेस आएगा, सरकमफ्रेंशियल स्ट्रेस आएगा. देयर इज नो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, क्योंकि लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस के लिए क्लोज्ड एंड होना बहुत जरूरी है. एंड फॉर क्लोज्ड एंड, द सिलेंडर विथ क्लोज्ड एंड दैट इज सब्जेक्टेड टू बोथ लॉन्गिट्यूडनल as well as circumferential stress, as well as circumferential stress. तो क्लोज्ड एंड वाले में अच्छा, यू वांट एक्सप्लेनेशन, इट इज इन इंग्लिश. अच्छा चलिए ठीक है, यू वॉन्ट एक्सप्लेनेशन इन इंग्लिश, ओके ठीक है. देखिए बहुत ध्यान से. आई हैव अ कंटेनर, राइट, एंड यू ओपन द कंटेनर एंड लेट अस सपोज द एटमॉस्फेरिक एयर इज फिल्ड इन इट. ठीक है, लेट अस सपोज दीज आर 100 molecules, and exerting a pressure of let us suppose 10 unit of pressure on the wall. We calling it as a atmospheric pressure, PATM. And what you did is, ठीक है, you taken a pipe
and you blown some molecules, you exerted some molecule in the box, and now the molecules are, let us suppose now the molecules are 150. Now the molecules are 150. These 150 molecule will exert more pressure on the wall of the box. Now let us suppose the pressure these 150 molecules are exerting is, let us suppose, 30 unit. 30 unit. So it means that now 150 unit of molecules are exerting more pressure on the wall. It means that how much more? 20 units more than the atmospheric pressure. How? 10 units the atmospheric plus 20 unit. So it means that this 20 unit is known as the gauge pressure. This 20 units of more pressure is known as the gauge pressure. Pressure more than the atmospheric pressure is known as the gauge pressure. On the contrary, what you did is, there was 100 molecule in your box. You have taken the vacuum cleaner. And you taken out some of the molecule from this. In this. And now let us suppose the molecules in the box is, let us suppose it is now 40 molecules. Now there are 40 molecules. Now these 40 molecules will exert less pressure on the wall. Now 40 molecules, let us suppose this 40 molecules are exerting 5 unit of pressure on the wall. Now this 5 unit is less than the 10 unit, less than the atmospheric pressure. This 5 unit is known as the vacuum pressure. This 5 unit of pressure is known as the vacuum pressure. So vacuum pressure does not indicate always zero pressure. When will it be the zero pressure? When your box is empty, you have no molecule in the box. Then if there is no molecule, then there is no pressure. Because pressure is when there is existence of the molecule, there is existence of the pressure. And when there are no molecule in the box, there won't be any pressure. It means zero pressure. Zero pressure is also the vacuum pressure. Here in this situation, when the molecules are 40, they are exerting pressure less than the atmospheric pressure. It is also the vacuum pressure. So vacuum pressure is always pressure less than the atmospheric pressure, and gauge pressure is always means that the pressure less than the pressure more than the atmospheric pressure. Is it now understood? You getting my point? बहुत अरसे के बाद इतनी देर इंग्लिश बोली है मैंने. बहुत it's been so long that I have talked in English with someone. I had been to Malaysia last year. At that time, I had speak English in that much English in a one fluent sentence. So it's been so long that I have talked with someone in English. Okay, I hope understood everyone. Swati, if you find sometimes problem in concepts, kindly remind me. Kindly remind me if sometimes you face some problem in some concept. I'm very comfortable in speaking English and making the concepts speak in English, right? चलिए देखिए. चलो देखो बहुत ध्यान से, ठीक है. If the cylinder is vertical, then the pressure applied by fluid will increase with the increase in height. ओके देखो बहुत ध्यान से. बट विशाल देखो, इफ द सिलेंडर इज वर्टिकल, ये सिलेंडर वर्टिकल है ना, ये सिलेंडर वर्टिकल है, ठीक है. ये सिलेंडर अगर वर्टिकल है तो मैं क्या कर रहा हूं, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस के लिए भी एक क्रॉस सेक्शन काट रहा हूं. तो उस क्रॉस सेक्शन छोटे से एलिमेंट पे भाई मैं क्या कर रहा हूं, छोटे से एलिमेंट में जो फ्लूइड होगा वो तो सेम होगा ना. मैं क्या कर रहा हूं, हमेशा एक क्रॉस सेक्शन काट रहा हूं. और जब भी आप कंपेयर करोगे सेम अमाउंट ऑफ प्रेशर से कंपेयर करोगे. अगर आपका हॉरिजॉन्टल है, सो अगर मान लीजिए इसमें 100 मॉलिक्यूल्स हैं, तो ये एनालिसिस तभी वैलिड है. ओके, आई यूज्ड टू से नंबर इन इंग्लिश. आई विल ट्राई टू, यस डेफिनेटली I'll try to speak the numbers in English. I'm so sorry. अच्छा मैंने हिंदी में बोल दिया था क्या, 150 250 बोल दिया होगा. ठीक है 40, चलिए ठीक है, मैं ध्यान रखूंगा ये चीज. Certainly I'll remember these things that I have to speak the numbers in English. Apart from it, you understood the concept? ठीक है. सो ये पॉइंट ध्यान रखिएगा.
सो व्हेन अ सिलेंडर विद द ओपन एंड्स इट इज सब्जेक्टेड टू सर्कमफ्रेंशियल स्ट्रेस, ठीक है, सर्कमफ्रेंशियल स्ट्रेस, circumferential stress. And when a cylinder with closed end and fluid is acting on it, it is subjected to pressurized fluid, it is subjected to both longitudinal as well as circumferential stress. इतना समझ में आया सबको? इतना समझ में आया? तो आज की क्लास को ज्यादा हेक्टिक नहीं करते हैं. सो मैं क्या करूंगा, कल की हमारी जो क्लास होगी इट विल बी ऑफ 2 आवर्स. आज की क्लास इतना ज्यादा हेक्टिक नहीं करते हैं, आप थोड़ा सा ये रिवाइज करिए. सर्कमफ्रेंशियल स्ट्रेस, ठीक है, हुप स्ट्रेस, ठीक है, ठीक है यार, मैं ध्यान रखूंगा, ये चीज मुझे रिमाइंड करा दीजिएगा, ठीक है. तो ये चीज मुझे रिमाइंड करा दीजिएगा. I'll definitely try to speak the numbers also in English, and sometimes if you prefer to repeat the concept in English, I'll be very comfortable to repeat the concept in English also. आपके सर को इंग्लिश भी आती है, ध्यान रखिएगा. ठीक है, भले ही जॉब में आने के बाद अब धड़ाधड़ हिंदी बोलनी पड़ती है, ठीक है, बट इसका मतलब ये नहीं है मुझे इंग्लिश नहीं आती, मुझे इंग्लिश भी आती है. ठीक है. सो गाइज, सो दिस इज इट फॉर द टुडेज क्लास. आज की क्लास हम यहीं ओवर करते हैं. हम इन्हीं कॉन्सेप्ट को कल आगे लेके जाएंगे और मोस्ट प्रोबेबली कल हमारा ये जो चैप्टर है विल एंड अप दिस चैप्टर. गेटिंग माई पॉइंट? एंड डे आफ्टर टुमारो यू विल बी हैव द टेस्ट ऑन दिस कॉन्सेप्ट. चलिए गाइज, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग. वी हैव बहुत मजा आया आज की क्लास में. वी हैड फन, लिटरली वी हैव फन इन दिस क्लास. चलिए, विल मीट यू टुमारो विद द सेम टाइम. विशाल, आपके डाउट को कल मैं क्लैरिफाई करता हूं इमेजेस के साथ, ठीक है. मैं 2 सिलेंडर लेके मतलब आपको दिखा दूंगा, वर्टिकल सिलेंडर एंड हॉरिजॉन्टल सिलेंडर. क्लियर? ठीक है. सो विल मीट यू टुमारो गाइस. थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग. विल मीट यू टुमारो. थैंक यू. गुड नाइट एवरीवन.